हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का वर्चुअली यूट्यूब चैनल। आज की इस लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा नई वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही मेन टॉपिक को, जिसका नाम है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं एकाएक और आच्छादक। ये बहुत मेन चीज़ है। ये कहीं आपने पढ़ लिया तो आपके 4 नंबर तो समझो आप कंफर्म हो ही गए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभार तो नहीं, मैं कहूँगा अधिकतर इससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए आज मैं इसको आपको क्लियर कराता हूँ। कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल है, 10 मिनट में, ध्यान देना, सिर्फ 10 मिनट में आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूटी की एजुकेशन क्लियर कराएगा 100%। कोई भी एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। और सबसे पहले मैं उसमें आपको बताता हूँ होता क्या क्या है ये। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि मैंने एक चीज़ यहाँ लिख दी है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, हमने नई चीज़ देखी बिल्कुल। ये क्या चीज़ है, ये क्या लिखा है एफ करके ये, और फिर नीचे ये क्या बना दिया है। तो ये अभी हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। क्लास 11 में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। संबंध हमें सह प्रांत, परिसर, डोमेन याद करना सिखाया गया था, लेकिन अभी तक हमें ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया था वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमें ये नई चीज़ दिखाई दी है बिल्कुल। और गाइस, ये नई चीज़ है। और देखो, मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कहीं आप उसे उदाहरण से समझ लेते हो ना एक बार, तो वो आपके मन में बैठ जाता है, बढ़िया तरीके से बैठ जाता है। और वो आप फिर एक उदाहरण से समझ लेते हो या फिर कोई एक उस पर क्वेश्चन रख के समझ लेते हो, तो फिर आप हर एक क्वेश्चन कर ले जाते हो उसके। तो ये भी एक क्वेश्चन ही है आपकी बुक का ही। तो इसी की बदौलत मैं आपको ये पूरा एकाएक और आच्छादक समझाऊंगा, यानी इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव को इसी के बदौलत आपको समझाऊंगा पूरा। देखो होता क्या क्या है। सबसे पहले होता है, इसको हम कहते हैं, ये जो नई चीज़ है, ये इसको समझने वाली बात ये है कि फलन जो है वो n से लेके n में है। इसका मतलब ये हुआ कि एक, मैं चलो अभी तो उसको छोड़ता हूँ, एक और फलन लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। पहले फिर इसको पहले लेंगे। ये मैंने ले लिया। फलन जो है इस प्रकार है कि फलन a से b में है। अब फलन a से b में है, अब फलन है क्या चीज़। सबसे पहले तो मैं आपको यही, देखो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा, बस बने रहो मेरे साथ। देखो फलन है क्या चीज़, सबसे पहले तो यही समझते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये कुछ बना दिया ऐसा, ये तो हमने देख ही रखा है। अब मान लो ये कोई a समुच्चय है, ये कोई b समुच्चय है। अब a समुच्चय b समुच्चय क्या है, मान लो a बराबर हमें दिया था 1,2 और b बराबर हमें दिया था 5,7। किसी कंडीशन में आप मान लो ये, तो इसका कहीं हम क्या कहते हैं डायग्राम बनाएंगे तो वो ऐसे ही तो बनेगा। तो यही चीज़ मैंने इधर ऐसे कर दी। और इसके प्रत्येक अवयव, जैसे एक जो है वो 5 से जुड़ा हुआ है और 2 जो है वो 7 से जुड़ा हुआ है, यानी आप a इंटू बी निकालते किसी उस पर, तो a इंटू बी क्या आता आपका, a इंटू बी यही आता कि, तो इसके 2 अवयव मैंने इधर ले लिया, इनके आधार पर ये मैंने बना दिया इधर से ये, ठीक है। इनके आधार पर इन दोनों के आधार पर ये बना दिया मैंने, इनको जोड़ दिया। अभी तो देखो भाई समझ में आएगा आपको, सब कुछ क्लियर करूँगा। कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ये सब हमने अभी 11 में सीख रखा है कि a और b 2 समुच्चय दिए हैं, तो उनका हम कहीं इंटू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। और इंटू के 2 अवयव को लेके मैंने ये एक इसका स्ट्रक्चर बना दिया, इसका एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि a से b में फलन है, यानी a की जो ये अवयव है ना, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं b से। इसका मतलब a से b में एक फलन है। अब फलन समझ में आ रहा है क्या है। जब भी, अब मान लो यहाँ पे होता b a, यहाँ पे लिखा होता b a, मान लो इधर में लिख दूँ, फलन इस प्रकार है कि b के अवयव a से जुड़े हुए हैं, तो ये उल्टा हो जाता, फिर ये b इधर लिखना पड़ता, a इधर लिखना पड़ता, तो ये मायने होता। अभी इसके लिए ये मायने है, समझ रहे हो। a जो है वो b के लिए है, इसलिए हमने a को पहले लिखा फिर b को लिखा और ऐसी कुछ किरणें जैसी बना दी, क्योंकि a के अवयव b से जुड़े हैं, इसीलिए फलन इस प्रकार है। ये एक फलन है पूरा आपका। ये फलन इस प्रकार है कि a के अवयव b से जुड़े हैं, समझ रहे हो ना इस बात को। यही चीज़ मेन है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, एकाएक का मतलब इंजेक्टिव ज्ञात करने का सबसे, या फिर उसको फाइंड करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा वो इसी रूप में दिया होगा, एक एफ दे रखा होगा, एक उसको फलन दे दिया होगा कि कुछ ऐसा फलन है, तो आपको बताना है एकाएक है कि नहीं, या आच्छादक है कि नहीं, यही आपको बताना होगा। ये 2 चीज़ आपको हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है ना। ये 2 चीज़ जरूर दी होगी। तो देखो अभी के लिए यहाँ पे जैसे कि मुझे ये 2 चीज़ दी गई है, तो सबसे पहले मैं एकाएक जो था ये मैं ज्ञात करता हूँ इंजेक्टिव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बार बार वर्ड इस्तेमाल करने का बात यही कि आप इंग्लिश में भी सीखो हर एक चीज़ को। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो हमें एफ दिया ना, एकाएक में भी हमें ये एफ का ही मेन काम होता है। यहाँ पे देखो मेन काम हमारा जो होता है ऊपर दिया होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही मेन चीज़ होती है पूरी क्वेश्चन में।
इस पर फोकस करना। यहाँ पे आपको कुछ मान रखने हैं जो यहाँ पे आपको दे रखा हुआ, यानी जो आपका क्या कहते हैं फलन है वो इस प्रकार है कि वो प्राकृतिक संख्याओं से जुड़ा हुआ है। नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, जेड का मतलब पूर्णांक होता है, और जो आपकी 2 3 चीज़ दी है, आर का मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये सब आपको थोड़ा शॉर्ट में इनके नाम दे देते हैं, इनका फुल नेम पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि एक का एक है तो आपको यहाँ पे रियल नंबर ही रखने हैं, नहीं नेचुरल नंबर, माफ़ करना नेचुरल, क्योंकि एन का मतलब नेचुरल का मतलब ये होता है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं होती कितनी है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 और ऐसे ऐसे अनलिमिटेड से जाती हैं। ये ध्यान देना कि ये बट्टे में नहीं होती हैं और ये माइनस में नहीं होती है ना। और सभी जितनी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्या होंगी, सिवाय बट्टे वालों को छोड़ के, पॉइंट वालों को छोड़ के और माइनस वाली संख्याओं को छोड़ के जितनी संख्याएं बचती है ब्रह्मांड में सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का मान आप यहाँ पे रख दो 1 2 3 तक रख दो, समथिंग 3 तक, उसके आगे मत रखो। 3 से आपका वो ये बन जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो ये 1 हो गया। यहाँ 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया। इसके बाद 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया। बस इतना ही मान है, यानी ये आपने x के मान रखे तो ये आपको x स्क्वायर के मान पता चले। अब आपको इधर इसका एक आकृति बना लेना, आपके x स्क्वायर थे, आप इसको a भी मान सकते हो, इसको b भी मान सकते हो, ठीक है। ये ऐसे मान लो, ऐसे कुछ मान लिया करो, अपने आप ही में हो जाता है। अब यहाँ पे जो मान आपने x के रखे हैं 1 2 3 रखा ना x का मान, तो आपको x स्क्वायर के मान कौन कौन से प्राप्त हुए 1 4 9, और ये जो 1 था वो 1 से जुड़ा हुआ है, जो 2 था वो 4 से जुड़ा हुआ है, और जो 3 था वो 9 से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका एक फलन हो गया। अब मेन चीज़ यही आती है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक है। इतना काम करने के बाद आपका काम खत्म और सोचना शुरू हो जाता है। अब सोचोगे कैसे, देखो एकाएक होने की कंडीशन क्या होती है। मेन चीज़ तो यही है ना, हमें पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन यही होती है कि ये आपका होता है प्रांत यानी डोमेन, डोमेन होता है ये आपका, और ये होता है कोडोमेन, कोडोमेन होता है ये डोमेन, ये कोडोमेन नहीं, ये कोडोमेन ये डोमेन, ठीक है। यानी ये प्रांत ये सह प्रांत, इधर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। ये प्रांत हो गया आपका, ये हो गया सह प्रांत। ये सब आपने 11 में पढ़ रखा है, क्लास 11 में पढ़ रखा है, ठीक है। प्रांत सह प्रांत तो आपको पता है। अब जब कभी भी प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत से जुड़े होंगे तो वो आपका एकाएक कहलाएगा। बट समथिंग दैट यानी किसी कारणवश x के यानी प्रांत के सभी अवयव b यानी सह प्रांत के सभी अवयव से नहीं जुड़े होंगे तो वह क्या नहीं कहलाएगा, एकाएक नहीं कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एकाएक पहचानने की ट्रिक क्या है कि डोमेन यानी इतना ये किया आपने, इसको उठा के आपने ये बनाया, इसके बाद ये आकृति बना दी, इसके थ्रू सब कुछ सिखा दी कैसे बनता है। उसके बाद आपने ये देखना है कि प्रांत के जो सभी अवयव वो जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े हैं सभी को, कि ऐसी फेंक रहे हैं, जुड़े होने चाहिए। जुड़े होंगे यानी भिन्न भिन्न अवयव से जुड़े होने चाहिए। प्रांत के अलग अलग अवयव सह प्रांत के अलग अलग अवयव से जुड़े होंगे। मान लीजिए किसी कंडीशन पे यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो 1 था और 2 था, यहाँ पे खाली 5 लिखा हुआ है, यानी ये और ये 1 भी 5 से जुड़ा हुआ है, 2 भी 5 से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एकाएक नहीं होगा, ठीक है। भिन्न अवयव से जुड़े होने चाहिए, यानी ये भी भिन्न हो और ये भी भिन्न हो, तभी आपका एकाएक कहलाएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी एकाएक यानी इंजेक्टिव की, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, वो होता है सर्जेक्टिव। इसका मतलब होता है आच्छादी या आच्छादक, ठीक है। चलिए उसको शुरू करते हैं गाइस। अब इसी हमें यही वाला क्वेश्चन जो हमने पहले अभी एकाएक ज्ञात करना सीखा, उसी का हमें अब क्या करना है, आच्छादक ज्ञात करना है, यानी सर्जेक्टिव ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले इसको उठाना है। हर एक क्वेश्चन पे आपको एकाएक ज्ञात करना हो चाहे आच्छादक ज्ञात करना हो, आपको सबसे पहले ये fx वाले को उठाना होता है। fx को उठा लो, ये x स्क्वायर, जो ये fx होता है ना, इसको आपको हमेशा y मान लेना होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने fx को y माना। यहाँ पे चाहे लिख भी दो एक लाइन ऐसे करके मझला कोष्टक में, माना fx इज इक्वल टू y है, माना fx इज इक्वल टू y है, ये माना है हमने, ठीक है। किसी उस पर मान दिया है कंडीशन पे। तो यहाँ पे देखो जब ये पूरा y है तो हमें इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हम इसको उठा लें और इसको y मान लें। उसके बाद हमें x का एक मान मिल जाएगा। अब x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा √y, क्योंकि स्क्वायर इधर आ जाएगा। कुल मिला के x का मान निकालना मेन चीज़ होता है आच्छादक ज्ञात करने के लिए। अभी आपका ये हो गया। अब इसमें आपको क्या रखने हैं,
y के मान रखने और आपके x के मान आते जाएंगे। ठीक है गाइस, y के मान रखने और x के मान आते जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे y का मान लो 1 रखते हो तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, √1। इसकी प्रकार यहाँ पे आप 2 रखते हो तो इसका मान आएगा √2। 3 रखते हो तो इसका मान आएगा √3। ऐसे कुछ मान आएंगे। तो यहाँ कॉमन लगा देंगे हम लोग बीच में सभी में। अब गाइस इतना काम करने के बाद आपका फिर से एक जो मेन थिंग आती है वो ये सुनने वाली यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अब आपको ये देखना होता है, चाहे तो इसका आप डायग्राम बना लो, नहीं तो रहने दो। अब आपको ये देखना होता है जो यहाँ पे आपके x के मान प्राप्त हो रहे हैं ये प्रांत के अंदर है भी कि नहीं। कहीं प्रांत के अंदर ये मान होते हैं तो ये तो आपका आच्छादक हो जाएगा, कहीं प्रांत के अंदर ये मान नहीं होते हैं तो ये आपका आच्छादक नहीं कहलाएगा। अभी दूसरा वाला देखें तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे ये दूसरे वाले में कि दूसरा पार्ट आपको ये भी तो दिया है, इसका भी कुछ मतलब होता है। तो इसका काम आपको आच्छादक दिखाई देता है, इसका काम इस वाले का, इसका काम आपको आच्छादक पता चलता है। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ दिया ना प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में एक फलन दिया गया आपको। इसका मतलब कि आपका कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जो प्राकृतिक संख्या ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये x के जो मान आ रहे हैं ये सब आपके क्या आ रहे हैं, एक प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि देखो इसका मान कुछ आएगा 0 पॉइंट या फिर कुछ भी इसका मान आएगा लेकिन पॉइंट में आएगा। इसका मान भी कुछ आएगा 0 पॉइंट ऐसे कुछ करके, इसका भी मान कुछ आएगा 1 पॉइंट कुछ करके ऐसे, है ना। तो यानी ये सब मान जो होंगे वो आपके कुछ ना कुछ पॉइंट पे आएंगे, कुछ क्लियर आंसर नहीं आएगा, कुछ प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। तो ये आपके प्रांत में नहीं कहलाएंगे, और जब ये प्रांत में नहीं होंगे तो ये आच्छादक नहीं कहलाएगा। ये चीज़ होती है मेन। ठीक है गाइस, यानी हम लिख देंगे क्योंकि अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः आच्छादक नहीं है। आपको कारण भी लिखना है तो कारण आप ऐसे लिख सकते हो, देखो लिखना ही पड़ेगा कारण। तो कारण क्या है उसका, क्योंकि x के मान आप 2 कारण लिख सकते हो इसका। x के मान प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं, और दूसरा मान ये लिख सकते हो कि x के मान फलन की स्पष्टीकरण नहीं करते, यानी फलन को नहीं कह रहे हैं कि ये तो फलन को दर्शा ही नहीं रहे ना। इसका मान लो मैं कहीं स्ट्रक्चरीकरण बनाऊं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा ना इसका। देखो स्ट्रक्चर जैसे कि 1 2 3 रखा हमने और मान क्या मिला √1 √2 √3, यानी ये ऐसे ऐसे फलन बन जाएंगे इनके। और जब ये फलन बन जाएंगे इसका मतलब ये है कि ये एक प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन ये जाके प्राकृतिक संख्या से नहीं मिल रही है। ये एक प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन ये जाके प्राकृतिक संख्या से नहीं मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा था कि फलन इस प्रकार है कि प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्या से जाके मिलेंगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो मिल ही नहीं रही है, इसलिए आपके आच्छादक नहीं कहलाएंगे। ठीक है गाइस, तो इतना सा होता है और कुछ नहीं होता है। तो कहीं वीडियो बढ़िया लगी और माफ़ करना भी, मैंने कहा था 10 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा लेकिन हो गए हैं पूरे समथिंग 14 मिनट या फिर 13 पॉइंट कुछ मान लो आप लोग। लेकिन 3 मिनट इधर उधर बातें करने में हमारा निकल जाता है, वरना तो कॉन्सेप्ट आपका 10 मिनट में मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया हो। ठीक है, सो गाइज वीडियो कहीं बढ़िया लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। अब आप इसको और ज़्यादा क्लियर कर कैसे लेंगे, है ना। देखो जैसे कि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इसलिए हमने ऑन रखा है, इसलिए हमने बताया गया उसमें कमेंट करो। जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं आ रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको बता दूँगा। तो अगली वीडियो में उसको हम लोग एक बार और देखेंगे, उसके लिए आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो को बढ़िया लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो तो कर ही लेना इंस्टाग्राम हैंडल पे। धन्यवाद।